Hello friends, my name is Sangarsh Goel. Once again I welcome you to my YouTube channel आशा क्लासेस, जहां एजुकेशन को बहुत ही इजी और आसान बना दिया जाता है विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, जिससे कि आपको सब कुछ रिटेन करने में आसानी हो। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक कर लें, जिससे कि आपको मेरा वीडियोस कंटिन्यूअसली रेगुलरली मिलता रहे, कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। आज का टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटीज, जो कि क्लास 11 कॉमर्स चैप्टर 1 है। हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज कितनी तरह की होती हैं, जो कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए चलते हैं बुक पे। तो फिर पढ़ते हैं चैप्टर 1 कॉमर्स का, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है? हम जो रोज़ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, अपने बिजनेस भी करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई कुछ नहीं करता है, ठीक है, कोई वीडियो बनाता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर है चैप्टर। हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में जानेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने तरह की होती है। बेसिकली इस चैप्टर में ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरह की होती है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन कर रही है, जिसमें पैसों का एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? जिसमें पैसों का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा। जो एक्टिविटी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन की जाती है, प्यार मोहब्बत में की जाती है, वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आपकी मम्मी खाना बना रही है आपके लिए, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर जैसे अगर आपकी मम्मी ऑफिस जाती है, ऑफिस में अपना सर्विस देती है, एंड फॉर दैट शी इज़ गेटिंग पेड, देन इट विल बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, तो अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो हिस्सों में तोड़ा गया है। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है वो जानते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी एंड एक्वायरिंग वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटी वही एक्टिविटी है जिसका मेन मुद्दा क्या है कोई भी एक्टिविटी करने का। इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने का मुद्दा ये है कि हम पैसे कमाएंगे और अपनी संपत्ति बनाएंगे। पैसे कमाएंगे, संपत्ति बनाएंगे, इसको बोलते हैं अर्निंग मनी एंड एक्वायरिंग वेल्थ। दीज एक्टिविटी रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। और ऐसी ही एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही क्या करती हैं? समाज में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो पैदा करती हैं। मनी सर्कुलेट किस एक्टिविटी से होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी से। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से कभी भी मार्केट में मनी का फ्लो नहीं आएगा। बिजनेस इज एन economic activity, but it differs from other economic activities such as those of an employee and self-employed person like doctors, lawyers, chartered accountants. देखो, बिजनेस, अभी हम लोग बोले ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत तरह की होती हैं, ठीक है, जैसे प्रोफेशन हो गया, बिजनेस हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो अभी बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, ऑल्दो दिस ऑल थ्री आर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। जो डिफरेंसेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। आर इंस्पायर्ड बाई सेंटिमेंट्स। क्या बोला था मैंने? लव एंड अफेक्शन। मैंने क्या कहा था? लव एंड अफेक्शन के चलते, इमोशंस के चलते, ठीक है, ये होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। डिज़ायर टू हेल्प द पुअर एंड लव फॉर आवर कंट्री। अब आप देशभक्त हो, आप क्या एनजीओ चला रहे हो? एनजीओ चला रहे हो मतलब क्या? समाज सेवा कर रहे हो। समाज सेवा कर रहे हो तो इसमें कहीं भी पैसे का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट अंडरटेकिंग फॉर मॉनिटरी गेन। ये जो एनजीओ चला रहे हो, जो समाज सेवा कर रहे हो, ये जो मम्मी आपके लिए खाना बना रही है, ठीक है, आप आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन किसी को कुछ देते हो, गिफ्ट कर देते हो, या गरीबों की मदद करते हो, भिखारी को खाना खिलाते हो, तो दिस ऑल आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसके पीछे मोटो नहीं है पैसे का अर्न करना। माई मोटो इज़ नॉट टू अर्न मनी और टू क्रिएट वेल्थ। यहाँ क्या है? जस्ट अपने खुशी और शांति, मन के शांति के लिए, वन सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस के लिए ये एक्टिविटी की जाती है। तो ब्रीफली देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। पहला, इकोनॉमिक मोटिव होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक, देखो, इकोनॉमिक मतलब ही क्या होता है? पैसा। इकोनॉमिक मतलब ही क्या होता है? पैसा। मेरा मोटिव होना चाहिए कि मेरे को पैसा कमाना है। मेरा मोटिव क्या होना चाहिए? कि मेरे को पैसा कमाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पहला मेन कैरेक्टर क्या है?
इकोनॉमिक मोटिव, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड एक्वायर वेल्थ, जैसा पहले भी कहा था. द मेन मोटिव बिहाइंड दिस एक्टिविटी इज मेकिंग एन इकोनॉमिक गेन. दिस एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बींग्स फॉर अर्निंग लाइवलीहुड. तो देखो आज हर इंसान हर फैमिली में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई इकोनॉमिकली कोई नॉन इकोनॉमिकली. सपोज जो नॉर्मल होता है फादर्स आर अर्निंग, तो economically he is contributing to a family, but non-economically mother is playing a very big role. But although she is playing a very big role, उनका contribution कहीं पर अपने monetary terms में measure नहीं कर पा रहे, तो उनको non economic activity बोल दिया जा रहा है. The main characteristics, सबसे important characteristics यही है economic activity का कि उसमें economic motive होना चाहिए. मेरा motive क्या है? पैसा कमाना, और इसी से क्या होता है? livelihood चलता है लोगों का. फिर क्या होता है? प्रोडक्टिव. सेकंड मोटिव क्या है? सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी का फीचर्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रोडक्टिव होना चाहिए. इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स. आप देखिए इकोनॉमिक्स या कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, ये वांट्स जो है, जब तक आप डिमांड सप्लाई किसी भी चैप्टर में जाएंगे, इस सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स फॉर, बोलते हैं ना, किसके लिए आप सामान बनाओगे? ह्यूमन के लिए बनाओगे, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स के लिए कोई भी चीज़ बनाया जाता है. तो प्रोडक्टिव होने के लिए अगर आप कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे से कोई भी चीज़ को जोड़ दोगे ना, तो प्रोडक्शन अपने आप हो जाएगा. या तो कोई गुड्स बनेगा या सर्विस निकल के आएगा, या फिर कुछ भी गुड्स और सर्विसेज दोगे, या फिर किसी तरह से किसी का वांट को पूरा करोगे जिससे पैसे का जनरेशन होगा. दीज एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ. तो कहीं ना कहीं आप कोई चीज़ का फॉर्म चेंज कर रहे हो. जैसे सपोज़ मैं सीमेंट से घर बना दे रहा हूँ, सीमेंट ईंटा बालू से घर बना दे रहा हूँ, ठीक है, थ्रेड से क्लोथ बना दे रहा हूँ, तो ये क्या है? एक फॉर्म चेंज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है. तो या तो प्रोडक्शन होगा, या फिर आप कोई सर्विस दोगे तो वैल्यू एडिशन होगा. प्रोडक्शन होगा या वैल्यू एडिशन होगा. तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ का कोई फॉर्म चेंज करोगे जिससे कि वो किसी ह्यूमन के नीड में आए, या फिर कोई ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. ठीक है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिसोर्स. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेक यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स. आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप जानोगे कि तीन रिसोर्सेज है इकोनॉमिक्स में, जो कि है लैंड, लेबर एंड कैपिटल. तो आप कुछ भी कीजिए, आपको लैंड लगेगा, लेबर लगेगा और कैपिटल लगेगा. लेबर मीन्स ह्यूमन कैपिटल, मतलब ह्यूमन्स मीन्स एम्प्लॉयज़. कैपिटल क्या हो गया? पैसे, इन्वेस्टमेंट लगेंगी, और लैंड मीन्स जगह लगेगा आपको. ठीक है. और ये तीनों ही क्या है? स्कैर्स इन नेचर है. तो आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में. तो जब जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी का बात आता है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन का भी बात आता है. एक्सप्लॉयटेशन क्यों बोल रहा हूँ? एक्सप्लॉयटेशन बोल रहा हूँ क्योंकि रिसोर्सेज आर स्कैर्स इन नेचर. आप जैसे जैसे यूज़ करोगे वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. लैंड तो अनलिमिटेड नहीं है, जितनी ज़मीन है आपके पास है. कैपिटल भी आपके पास अनलिमिटेड नहीं है, ना कि ह्यूमन नॉलेज अनलिमिटेड है. ठीक है. तो वी आर एक्सप्लॉयटिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट. ठीक है. तो ये क्या हो गया? इकोनॉमिक पॉइंट कहाँ थे? इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हम लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जो कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल है. नेक्स्ट पॉइंट इज रेशनल यूज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिक्वायर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देम. These activities involve optimum utilization of land, labor and capital and other factors of production. Welfare of society can be maximized when best possible use of resources is made. जैसा मैंने अभी आपको ऊपर वाले पॉइंट में कहा था कि आप कोई भी रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज आर स्कैर्स इन नेचर. रिसोर्सेज आर स्कैर्स इन नेचर. तो अगर रिसोर्सेज स्कैर्स इन नेचर है, तो उसको हम लोग ऑप्टिमम यूज़ नहीं करेंगे, तब तक अपने को मैक्सिमम बेनिफिट वहाँ से डिराइव नहीं होगा. तो वी मस्ट यूज़ द रिसोर्सेज ऑप्टिमली सो दैट द मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ दोज रिसोर्सेज कैन बी विड्रॉन. ठीक है. क्योंकि रिसोर्सेज आर स्कैर्स, वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वेस्ट नहीं करना है, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, ना लैंड वेस्ट करना है, ना लेबर, ना कैपिटल. ठीक है. तो रेशनली यूज़ करना है, सही तरीके से, सही प्रपोर्शन में, सही चीज़. अभी सपोज करिए कि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, वो एक उसका यूज़ है. सपोज़ अब मैं क्लर्क की नौकरी करता हूँ, तो एक ह्यूमन कैपिटल एज अ ह्यूमन, मेरा जो नॉलेज है उसका सही यूज़ नहीं हो रहा है. दिस इज़ नॉट सो. द मैनेजर्स और जिन्होंने मुझे क्लर्क की नौकरी दी और मैं क्लर्क की नौकरी कर रहा हूँ, तो दे आर वेस्टिंग द ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. तो वो क्या कर रहे हैं? लेबर को वेस्ट कर रहे हैं.
तो इसीलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जिससे आप बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट, एक ज़मीन है या एक फैक्ट्री है, उसको आप यूज़ करके क्या बना सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, सपोज़ एक लैपटॉप की फैक्ट्री लगाते हो और उससे आपको पर मंथ 1 लाख रुपए की अर्निंग होती है, या फिर आप रबर फैक्ट्री लगाते हो उसी जगह में, तो आपको 1.5 लाख की अर्निंग होती है। तो इट्स बेटर कि आप रबर की फैक्ट्री लगाओ रैदर देन पुटिंग अ लैपटॉप फैक्ट्री। तो इसीलिए हर चीज़ को ऑप्टिमली यूज़ करोगे। इकोनॉमिक रिसोर्सेज स्कैर्स इन नेचर होता है, रेशनली यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन। सपोज आज अगर कोई प्रोडक्शन होती ही नहीं है यहाँ, ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होती है, यहाँ पर स्टील के प्लांट्स नहीं हैं, या सीमेंट की इंडस्ट्री नहीं है, या फिर स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं हैं, अगर इस तरह से नहीं है, सर्विसेज नहीं मिल रही है, अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा। इससे दिखता है कि कंट्री की हालत क्या है। अगर कंट्री में बड़े प्लेन्स बन रहे हैं, मिसाइल्स बन रही हैं, बॉम्ब्स बन रहे हैं, तो कंट्री क्या है, सक्षम है, कंट्री सक्षम है। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना, ये दर्शाता है कि हाउ मच कंट्री इज़ स्ट्रॉन्ग, कंट्री अपना प्रोडक्शन खुद कितने हद तक कर सकता है। अब देखिए, लीगली वैलिड ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड फॉर इकोनॉमिक गेन आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओनली व्हेन दे आर लॉफुल। अनलॉफुल एक्टिविटीज सच एज गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, डकॉइटी, स्मगलिंग एक्सेट्रा आर अपोज टू पब्लिक इंटरेस्ट। अब एक बात बताइए, बोलेंगे भैया मैं एक काम करता हूँ, किसी का ना पॉकेट मार लेता हूँ और 50,000 रुपये उसके पॉकेट में है, तो मैंने भी तो कंट्रीब्यूशन किया, घर में पैसा लाया और मेरा भी तो लाइवलीहुड चल रहा है उससे। इज़ दिस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नो। इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए लीगल लॉफुल होना चाहिए, आई ऑफ लॉ में, कानूनी तौर पे, आई ऑफ लॉ बोलने वाले कानूनी तौर पे वो सही होना चाहिए। अगर आप कोई गलत काम करते हैं, मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं, तो दिस ऑल आर नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक का बात ही नहीं है, दिस आर ऑल इलीगल एक्टिविटीज़, ठीक है। सोशली डिज़ायरेबल, सोशली डिज़ायर जैसा कि नाम है, सोसाइटी एक्सेप्ट करे, सोसाइटी अब आप कुछ ऐसा कर देंगे, जैसे कि अब मैं एक स्कूल के सामने एक बियर बार खोल लेता हूँ, तो दिस ऑल आर ऑल्दो इट विल बी टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन सोसाइटी अगर आपके बिजनेस को प्रमोट नहीं करेगी, आपको हेल्प नहीं करेगी, वहाँ पर रोक टोक होगा, तो इट्स ऑफ नो यूज़। तो देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिजायरेबल फॉर सोसाइटी, दे मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का जो भी नॉर्म्स है, जो एरिया का रिक्वायरमेंट है, जो लोकल लीगल लॉज है, जो कंट्री का लीगल लॉज है, उसको फॉलो करके आप लोग कीजिए, ठीक है। तो ब्रीफली मैं फटाफट एक बार पॉइंट्स में बता देता हूँ। कैरेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पहले का सबसे पहला पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या निकल के आया, इकोनॉमिक मोटिव निकल के आया। इकोनॉमिक मोटिव से अपने को मालूम चला कि हम लोग प्रोडक्टिव होंगे, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर्म चेंज करेंगे टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। उसके बाद क्या हो गया, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मैंने कहा था ना, इसमें 2 पॉइंट है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और रेशनल यूज़। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, जो कि क्या था, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। और रेशनल यूज़ मतलब उसको एक्सप्लॉइट तो कर रहे हैं, लेकिन उसको यूज़ जो करेंगे, उसका ऑप्टिमम बेनिफिट, ऑप्टिमम मैक्सिमम आउटपुट हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे, इसी को रेशनल यूज़ बोलते हैं। इकोनॉमी का ग्रोथ, अगर हम लोग का कंट्री में प्रोडक्शन है तो हम लोग के इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है। और लास्ट पॉइंट अगेन, ये 6 और 7 नंबर पॉइंट दोनों मैच एक साथ है, लीगली वैलिड होना चाहिए और सोशली डिज़ायरेबल होना चाहिए। आपका कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं होना चाहिए और सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स देख लीजिए फटाफट, 15 एग्जाम्पल्स है, मैं 3-4 तो कुछ भी पढ़ देता हूँ। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय मैन्युफैक्चरर इन अ फैक्ट्री, आप कुछ सामान बना रहे हो फैक्ट्री में, तो दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय अ होलसेलर, एक जन बनाता है, एक जन बांटता है। होलसेलर क्या होता है, रिटेलर्स को देता है, तो दिस इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ क्लिनिक रन बाय अ डॉक्टर, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लॉयर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑफिस इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्कूल टीचर, मेरे जैसे अगर मैं टीचर हूँ तो टीचर भी एक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑल्दो यहाँ पर मोटिव नहीं है पैसे कमाने का, ठीक है, यहाँ पैसे तो नहीं मिल रहे ना भाई, तो मेन मुद्दा तो चला गया ना। चलो दुख है मुझे, कोई बात नहीं, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब सीख रहे हो कुछ। अगेन देखिए, वर्किंग ऑफ अ फार्मर इन द फील्ड्स टू सेल हिज प्रोड्यूस, एक किसान अपने खेत में खेती कर रहा है, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। वो तो सिमिलर हो गया ना भाई, एक मैन्युफैक्चरर कुछ गुड्स बना रहा है अपने फैक्ट्री में, किसान अपने ज़मीन पे कुछ अनाज उगा रहा है, एक जैसा चीज़ हो गया, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या होना चाहिए, एक ग्लैंस ले लीजिए।
फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इफ़ यू वांट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एट अ ग्लैंस क्या है, इकोनॉमिक मोटिव होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट एक साथ याद रहेगा आप लोग को, इकोनॉमिक मोटिव एंड प्रोडक्टिव, ठीक है। फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और रेशनल यूज़ वाला पॉइंट एक साथ याद रहेगा 3 और 5 आप लोग को, ठीक है। और लीगली वैलिड एंड सोशली डिज़ायरेबल ये एक साथ याद रहेगा। और लास्ट एक पॉइंट क्या बच गया, इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो कंट्री का ग्रोथ होगा, सोसाइटी का ग्रोथ होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है। छोड़िए अब आगे चलते हैं, बहुत पढ़ा दिया इसके ऊपर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, 5 मिनट का पॉज, आप लोग देख लो एक बार, 2 मिनट, 2 को 5 को 2 कर देता हूँ, ठीक है। 2 मिनट देख लो, फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ओके ओके। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले भी बताया है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। एक लेम रीडिंग कर रहा हूँ, वही चीज़ बार बार आ रही है, देखो। एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आप सोसाइटी की नीड पूरी करोगे लेकिन पैसे कमाने के मोटिव नहीं होना चाहिए। रिलीजियस, जाओगे पूजा पाठ करोगे। कल्चरल, डांस में, प्रोग्राम में पार्ट लोगे। सेंटिमेंटल, ठीक है, एनजीओ चलाओगे या फिर देशभक्ति करोगे। तो ये सब एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिकल होती हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, माँ बेटे को देख रही है, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक। अ स्टूडेंट डोनेट्स ब्लड, आप गए हो ब्लड डोनेशन कैंप में, ब्लड दे के आ गए हो, क्या पैसे मिलते हैं क्या? नहीं। क्या आपका रोज़ का काम है क्या खून देना, पैसे लेना? नहीं नहीं, नेताजी नहीं हो ना, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा ये सब। तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। ओल्ड मैन गोज़ टू टेम्पल डेली, आप पूजा पाठ कर रहे हो। एक अमीर आदमी गरीब आदमी को पैसे डोनेट कर रहा है, दिस आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ टू अर्न लाइवलीहुड, ये हम नहीं पढ़ा रहे हैं, वापस से आ रहा है बार बार, ठीक है। अब नीचे आओ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जाम्पल है, देखो, जो कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन किए जाते हैं, जैसे कि डिनर, टेकिंग डिनर विद द फैमिली, कुकिंग फूड फॉर फैमिली, ठीक है। पर्सनल सेटिस्फैक्शन लाइक मेडिटेटिंग इन अ पार्क, आप गए हो योगा कर रहे हो पार्क में। फिजिकल नीड्स फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग वॉक बाय ए पर्सन, आप जा रहे हो मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, क्या पैसे कमा लोगे क्या पैदल चल चल के? नहीं नहीं। तो फिर ये सब क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। रिलीजियस ऑब्लिगेशन, आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, ठीक है। आप अर्थक्वेक के विक्टिम्स को सपोर्ट कर रहे हो, फ्लडेड विक्टिम्स को सपोर्ट कर रहे हो, दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। देखो एक बेसिक डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस समझ लो। बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पैसा कमाना है। देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स टू अर्न अ लिविंग एंड एक्वायर वेल्थ, यहाँ क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो सेंटिमेंटल एंड इमोशंस के ऊपर चलता है। टू ऑब्टेन सम शॉर्ट ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, अपने मन के शांति के लिए। एक्सपेक्टेशन क्या है, मनी, यहाँ पैसा आना चाहिए। एक्सपेक्टेशन क्या है, पैसा, इनकम आना चाहिए। यहाँ क्या है, एक्सपेक्टेशन, मनी इज़ नॉट दी एक्सपेक्टेशन, मनी इनकम इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम एंड वेल्थ, यहाँ पर सीधा जो भी काम करेंगे पैसे में तोलेंगे, मारवाड़ी बन जाएंगे, ठीक है, मारवाड़ी गुजराती बन जाओ, जो भी काम करोगे पैसों में तोलोगे, बोलोगे ये पैसे ला, वो कर पैसे ला, समझ में आ गया। तो ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और नॉन इकोनॉमिक में क्या होगा, पैसे से कोई लेना देना नहीं है भाई, धर्म दान धर्म कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, ठीक है, हेल्प कर रहे हो। आओ मेजरमेंट ऑफ आउटकम, रिजल्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ना सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन को ना आप मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे कि हो सकता है आप किसी को 10 रुपये दान दे रहे हो, आपको जो सुकून मिल रहा है वो सुकून शायद मुझे ना मिले 10 रुपये दान दे के। हाँ, तो क्या बोल रहा था, बिजनेस इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जहाँ पर आप कुछ प्रोड्यूस करोगे या कुछ सर्विसेज एक्सचेंज करोगे, दैट कंप्राइजेज ऑफ बिजनेस। लेकिन दोनों में मोटिव क्या होना चाहिए, ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बिकॉज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या बताया था, 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिनको इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफाइन किया गया है। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं बिजनेस में। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ अंडरटेकन फॉर अर्निंग मनी एंड प्रोड्यूसिंग वेल्थ। तो मेरा मुद्दा क्यों है, मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ कि मैं पैसे कमाऊँ और संपत्ति बनाऊँ। ऑल ऑर्गेनाइजेशन विच कैरी बिजनेस, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बिजनेस कैरी आउट कर रही है उसे एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज कहते हैं। और जो बंदा बिजनेस करता है इज़ नोन एज बिजनेसमैन, ठीक है। अभी देखिए कि बिजनेस में यूटिलिटी क्रिएट होती है। इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस और इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, देन इट जनरेट्स अ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी इज द मेजरिंग पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। बिजनेस क्रिएट्स वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल टू कस्टमर।
तो बिजनेस जो है ना यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन, मेजरिंग स्केल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जैसे कि सपोज इफ़ यू आर ईटिंग द फर्स्ट मैंगो, आप इकोनॉमिक्स में ये डेफिनेशन बहुत फेमस है, एग्जाम्पल बहुत फेमस है, आपको मिलेगा। सपोज यू आर ईटिंग अ फर्स्ट मैंगो, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेकेंड मैंगो से नहीं मिलेगा, और थर्ड मैंगो से बहुत कम मिलेगा, और हो सकता है फोर्थ से एकदम भी ना मिले। तो दिस इज यूटिलिटी। यूटिलिटी इज दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम बिजनेस हाउसेस। ठीक है, व्हेन रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड, और यूटिलिटी देखो तीन तरह की हैं, एक एक करके समझा दे रहा हूँ। वन, व्हेन रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, इट क्रिएट्स यूटिलिटी, इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। समझ रहे हो, एक नेचर ऑफ गुड्स, एक रॉ मटेरियल को हम चेंज कर दे रहे हैं एक फिनिश प्रोडक्ट में, आटा को, गेहूं को चेंज कर दे रहे हैं आटे में, तो ये क्या हो गया, फॉर्म चेंज हो गया, गेहूं का फॉर्म चेंज हो गया, व्हीट का फॉर्म फ्लोर में चेंज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। अगेन इफ़ वी आर ट्रांसपोर्टिंग दिस गुड्स टू अ वेयर हाउस, तो ये क्या हो गया, प्लेस यूटिलिटी चेंज हो गया। अब पहले क्या था, फैक्ट्री में था सामान, उसके बाद अभी क्या हो गया, लोकल वेयर हाउसेज में आ गया, तो प्लेस यूटिलिटी चेंज हो गया। अगेन इन दिस वेयर हाउसेज थिंग्स आर stored for few months or few days accordingly, जब तक डिमांड ना क्रिएट हो। तो ये क्या हो गया, टाइम यूटिलिटी हो गया। आपको टाइम भी मिल रहा है कि आपको पर्टिकुलर टाइम जब भी गुड्स चाहिए आपको अवेलेबल है किसी स्टोर में या किसी वेयर हाउस से या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास से। तो यूटिलिटी जनरली आपको फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी, तीन तरह की यूटिलिटियाँ होती है। ठीक है, प्रोफेशन। Profession, the term profession means an occupation which involves application of specialized knowledge. Specialized knowledge कीवर्ड है इसमें। अगर आपको किसी चीज़ की स्पेशल नॉलेज है, सपोज जैसे आप एडवोकेट हैं तो आपने एडवोकेसी की है, पढ़ी है, लॉ की पढ़ाई की है, किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर की है, किसी एक संस्था के द्वारा की है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर की है, तो वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको एक प्रोफेशनल बनाती है। और एक प्रोफेशनल ही अपना काम कर सकता है, उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकता। तो द पर्सन हु आर इंगेज्ड इन प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। दे रेंडर पर्सनल सर्विसेज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नेचर टू देयर क्लाइंट। वो क्या करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड और पर्सनल सर्विसेज देते हैं प्रोफेशनल, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या डॉक्टर हो या लॉयर्स हो या इंजीनियर्स हो, वो एक पर्सनल नेचर, एक स्पेसिफिक नेचर ऑफ सर्विस देते हैं जो कि कोई और नहीं दे सकता। ठीक है, इसी को प्रोफेशनल्स कहते हैं। द मेन फीचर ऑफ प्रोफेशनल क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब क्या होता है कि हर कोई काम नहीं कर सकता। जो काम चार्टर्ड कर सकता है वो एडवोकेट नहीं कर सकता, जो एडवोकेट कर सकता है वो डॉक्टर नहीं कर सकता, जो डॉक्टर कर सकता है वो इंजीनियर नहीं कर सकता, एंड वाइसी वर्सा। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। प्रोफेशनल एसोसिएशन मीन्स, मैंने कहा ना कि आप किसी संस्था के अंडर रह के, जैसे सीए करना है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास जाना होगा, आपको एडवोकेट बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाना होगा। ठीक है, इस तरीके से कोई ना कोई एसोसिएशन है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो मॉनिटर कर रही है प्रोफेशन को। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। देखो, पैसे कमाना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, बट द थिंग इज किसी भी प्रोफेशनल को कभी ये नहीं सिखाया जाता कि आप पैसे कमाओ। आपको बोला जाता है कि आप बेस्ट पॉसिबल सर्विस दीजिए, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। अगर एक्सपर्ट ही अच्छी सर्विस नहीं देगा तो फिर कौन देगा। इसीलिए बोला जाता है, इसका प्रोफेशनल्स लोग का मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव। एक बात बताओ, अगर डॉक्टर ही अच्छी सर्विस नहीं देगा और खाली पैसे के बारे में सोचेगा तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। इसीलिए बोला गया कि सर्विस मोटिव, प्रोफेशंस में सर्विस मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पैसे कमा रहे हो बट सर्विस मोटिव इज इंपॉर्टेंट। तो क्या लिखा, प्रोफेशनल्स आर एक्सपेक्टेड टू एम्फेसाइज सर्विसेज टू देयर क्लाइंट रादर देन इकोनॉमिक गेन। तो एक एक्सपेक्टेशन है प्रोफेशनल्स लोग से कि वो लोग बेस्ट पॉसिबल सर्विस देंगे। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, द एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोफेशनल आर रेगुलेटेड बाय अ फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट। द कोड इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ विच ही इज़ अ मेंबर। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, वो नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन जो अपने वो डे टू डे लाइफ में या डिसीजनिंग करते टाइम फॉलो करते हैं। अच्छा, तो फिर लास्ट बचा एम्प्लॉयमेंट। देखिए, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स। किसी और के लिए आप काम करोगे, नौकरी करोगे इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्यूनरेशन। आप किसी रेम्यूनरेशन के बिहाफ में, जैसे आप काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, तो यही एम्प्लॉयमेंट है जिसको हम लोग नौकरी बोलते हैं। द पर्सन्स हु वर्क फॉर अदर्स आर कॉल्ड एम्प्लॉयज़। जो काम कर रहा है उसे एम्प्लॉय बोला जाता है और जो करवा रहा है उसे एम्प्लॉयर बोला जाता है। द रेम्यूनरेशन बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इज नोन एज सैलरी।
वेजेस और सैलरी, ठीक है। अगर जो भी रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उसे सैलरी या वेजेस बोला जाता है। द एम्प्लॉय परफॉर्म द वर्क असाइन टू हिम बाय हिज एम्प्लॉयर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। आपको जिस काम के लिए रखा जाएगा आप वो काम करोगे और अपनी सैलरी लोगे। देयर इज एन ओरल एंड रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। द एम्प्लॉय एक्ट्स अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ हिज एम्प्लॉयर। तो एक एग्रीमेंट होता है कि सपोज आई एम अपॉइंटिंग सम क्लर्क, ठीक है, आपको ऑफिस वर्क के लिए रखा जा रहा है, आप फाइलिंग करोगे, डे टू डे बैंकिंग एक्टिविटीज़ करोगे, डिपॉजिट करोगे चेक को, कैश विड्रॉ करोगे या कैश डिपॉजिट करोगे, तो एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है। समटाइम इट्स रिटन, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ओरल एग्रीमेंट। तो जैसा आपका एम्प्लॉयर बोलेगा वैसा एम्प्लॉय करता है। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। When a professionally qualified person work as an employee, he is also said to be an employment. अब सपोज आप बोलोगे भैया कि आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आप अगर कहीं नौकरी करोगे तो आप प्रोफेशनल हो कि इन एम्प्लॉयमेंट हो? आई एम एन एम्प्लॉयमेंट। समझिए, जब मैं अपने लिए काम करूँगा तब मैं प्रोफेशनल हूँ, जब मैं किसी और के लिए काम करूँगा, चाहे फिर मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, लॉयर हूँ, कुछ भी हूँ, तो मैं एम्प्लॉय ही रहूँगा। अच्छा, तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स जानते हैं एम्प्लॉयमेंट के, जैसे कि अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल और अ कॉलेज, टीचर इज़ एन एम्प्लॉय, ठीक है। अगर यही टीचर अपने लिए अपने प्राइवेट ट्यूशन में कराता तो क्या होता? प्रोफेशनल होता। एन इंजीनियर एम्प्लॉयड इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, सिंस ये एम्प्लॉयमेंट में है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के, तो फिर ये क्या हो गया? एम्प्लॉय हो गया। और अगर ये अपने लिए काम किया करता इंजीनियर तो क्या होता? प्रोफेशनल होता। सिमिलरली अकाउंटेंट वर्किंग इन एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी, सिंस किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो ये क्या हो गया? एम्प्लॉय हो गया। नर्स, डॉक्टर, ऐसे करके सारे एग्जांपल्स, कोई भी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में हो सकते हैं। जब वो एम्प्लॉयमेंट में होंगे तो इन्हें एम्प्लॉय बोला जाएगा, और जब वो खुद के लिए काम करेंगे तो उन्हें प्रोफेशनल बोला जाएगा, ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंस है जानेंगे। जैसे कि आप लोग को देख के ही समझ में आ रहा होगा, बिजनेस और प्रोफेशन अपना होता है, मीन्स आदमी अपने लिए काम करता है, अपने लिए पैसे कमाता है। और एम्प्लॉयमेंट में आदमी किसी के लिए काम करता है और उसके बिहाफ में, उस काम के बिहाफ में उसे रेम्यूनरेशन या सैलरी मिलती है। एक बार स्पेसिफिकली जान लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है इसके। जैसे कि मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, देखो जैसे मैंने कहा, अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन एन एंटरप्रेन्योर टेक्स अ डिसीजन टू कैरी आउट सम बिजनेस एक्टिविटी। In a profession, on the other hand, the membership or enrollment of a recognized professional association or institution is essential. In order to take up a employment, a person has to enter into a contract of service. देखो, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बोलने का मतलब है कैसे इसका संस्थापन, मीन्स कैसे इसकी एस्टैब्लिशमेंट होगी। जैसे कि बिजनेस के केस में क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन होता है वो जिस दिन सोचा और कोई बिजनेस चालू किया तो बिजनेस चालू हो गया। प्रोफेशन, तो प्रोफेशन कैसे होता है, जब कोई डॉक्टर एक सर्टिफिकेट, डॉक्टर की डिग्री, एमबीए की डिग्री अगर पढ़ के पा लेता है तो वो डॉक्टर बन जाता है। वैसे ही चार्टर्ड अगर सीए की डिग्री ले लेता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। तो प्रोफेशन कब चालू होता है? जब आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट या फिर कोई डिग्री आ जाती है। और सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट कब चालू होता है? जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो किसी एम्प्लॉयर के साथ कि मैं आपके लिए सर्विस करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क। अ बिजनेस एग्जिस्ट्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। बिजनेस में क्या करेंगे? ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे जिससे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। अगर मैं जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचता हूँ उसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है तो क्या वो बिज़नेस चलेगा? नहीं चलेगा। तो हमें ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ऑन द अदर हैंड, अ प्रोफेशनल रेंडर पर्सनलाइज सर्विसेज। क्या कहा था? प्रोफेशनल एक पर्सनलाइज सर्विस देता है अपने क्लाइंट्स को, और एम्प्लॉय क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है। तो नेचर ऑफ वर्क में क्या है? बिजनेसमैन अपने लिए काम करेगा और ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे। प्रोफेशनल क्या करेंगे? प्रोफेशनल एक स्पेशलाइज्ड, ये की वर्ड है, शुरू से बोल रहा हूँ, स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ सर्विस देगा। प्रोफेशनल रेंडर्स स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ सर्विस। और एम्प्लॉय क्या करेंगे? अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देंगे। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन। देखिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं है क्वालिफिकेशन की कि आपको सीए होना पड़ेगा, सीएस होना पड़ेगा, आपको बिजनेसमैन होना पड़ेगा, आपको एंटरप्रेन्योर होना पड़ेगा, आपको रिस्क लेने के लिए रेडी होना पड़ेगा, तब आप बिजनेस कर सकते हैं। और इन केस ऑफ प्रोफेशन यू मस्ट हैव प्रॉपर क्वालिफिकेशन, ठीक है। एक एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट करने के लिए इट डिपेंड्स अपॉन दी जॉब। अगर आप किस तरह की जॉब कर रहे हैं, आप अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको अकाउंट्स बनाना तो आना चाहिए,
तभी तो कर पाएंगे। अब एक आर्ट्स के स्टूडेंट को मैं बोलूँगा जाके अकाउंटिंग की जॉब करो तो नहीं कर पाएगा ना। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐसे है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस में? बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस मोटिव। मैंने कहा था ना प्रॉफिट तो कमाएंगे, प्रॉफिट कमाना है प्रोफेशन में, लेकिन मोटिव क्या है मेरा? मोटिव है सर्विस। बिकॉज प्रोफेशनल अगर सर्विस अच्छे से नहीं प्रोवाइड करेगा तो फिर कौन करेगा? बिकॉज दे आर दी एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। और इन केस ऑफ सर्विस, मोटिव ऑफ एन एम्प्लॉय इज टू अर्न सैलरी एंड रिसीव अदर बेनिफिट्स। देखो अगर आप नौकरी करते हो ना, बोलते हैं ना भाई तेरी तो नौकरी है, तेरे को क्या टेंशन है, महीने के एंड में तेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो वही तो है भाई, अगर आप सर्विस कर रहे हो तो आपका मोटो क्या है? सैलरी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर देखें, इन्वेस्टमेंट के तौर पे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किस में है? बिजनेस में। उससे कम किस में है? प्रोफेशनल्स लोग को। और सबसे कम इन्वेस्टमेंट है ही नहीं किस में? सैलरीड लोग को, ठीक है। नेक्स्ट रिस्क में सबसे ज़्यादा रिस्क कौन उठाता है? बिजनेसमैन। उसके बाद प्रोफेशनल्स, उसके बाद सैलरीड का कोई रिस्क नहीं होता भाई। सैलरीड क्लास को कोई रिस्क नहीं उठाना पड़ता, वो जाता है 9 to 7 जॉब करता है और पैसे लेके आता है। गुड। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड। देखो सबसे ज़्यादा अगर रिस्क जहाँ सबसे ज़्यादा, रिवॉर्ड वहाँ सबसे ज़्यादा। रिस्क और रिवॉर्ड प्रोपोर्शनेट, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर है। आप जितना रिस्क लोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट, जो बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाएगा वो उसका रिवॉर्ड है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट से जो सैलरी आएगी वो सैलरीड क्लास एम्प्लॉय की रिवॉर्ड है, और जो प्रोफेशनल फीस मिलेगी वही रिवॉर्ड किसकी है? प्रोफेशनल की। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफ़र ओनरशिप इंटरेस्ट इन बिजनेस, बट नो सच ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। एक बात बताइए, अगर मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं मेरे बाद या मैं कभी अपने जीते जी अगर अपने बेटे को बिज़नेस ट्रांसफ़र करना चाहूँ कर सकता हूँ। बट एक बात बताऊँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं अपने बेटे को अपनी डिग्री दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता हूँ। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं नहीं करना चाहूँ, मैं बोलूँगा आज तो मेरे को बुखार है, मेरा बेटा चला जाएगा, तो इज़ इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इनटू समथिंग इज़ पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर आपको किसी अपने बिजनेस अपने काम में किसी को इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना है, ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है, तो आप खाली बिजनेस में कर सकते हो, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में नहीं कर सकते। Last one is public advertisement. The success of business depends upon public advertisement, but professionals are prohibited from giving public advertisement. देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, जब आप लोग प्रोफेशनल कोड एंड कंडक्ट्स वगैरह पढ़ोगे ना तो आपको मालूम चलेगा। जैसे कि पब्लिक में क्या होता है, आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप कर सकते हो ना, जैसे फॉर्च्यून तो बिज़नेस कर रहा है ना, अक्षय कुमार की हेल्प ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है ना। वो दिखा रहा है आप लीजिए फॉर्च्यून सोया ऑयल, फॉर्च्यून बेसन, फॉर्च्यून ये, फॉर्च्यून वो। तो इट इज़ पॉसिबल in business you can take the help of public advertisement or public media or social media to grow it, but in case of employment it is not allowed as per professional code of conduct. ये वही code of conduct है जो ऊपर बात कर रहे थे, वो बहुत कुछ बताता है। code of conduct आपको इनफैक्ट ये भी बताएगा आपको शर्ट कौन सी कलर की पहननी है, जूते पहनने हैं कि नहीं पहनने हैं, कैसे बिहेव करना है, हाथ कैसे मिलाना है, सब कुछ code of conduct में रहता है। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। कुछ भी नहीं समझ में आया या किसी और पर्टिकुलर छोटे से छोटे टॉपिक या बड़े से बड़े टॉपिक पे कोई भी एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर है 9038900693। थैंक यू गाइस। अच्छा तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। आशा करता हूँ कि आप सबको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इन केस कुछ भी अगर प्रॉब्लम है और या फिर आपको कोई नोट्स चाहिए, जो नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको पढ़ाते वक्त वो चाहिए, तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा नोट्स, जिससे कि आपको ईज होगी पढ़ने में या समझने में। ओके, थैंक यू, बाय।